राष्ट्रवादी दूरदर्शिता, स्वाभिमान, निर्भयता, कर्मठता और सहृदयता का ज्वलंत उदाहरण है डॉक्टर यदुनाथ पांडे। व्यक्तित्व तौर पे डॉक्टर यदुनाथ पांडे एक दृढ़ निश्चयी और निर्णय लेने में आत्मनिर्भर पुरुष है। डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने व्यक्तित्व, समाज एवं राजनीतिक जीवन के उच्चतम मापदंडों का सदा निर्वहन किया है। मृत्युभाषी डॉक्टर यदुनाथ पांडे के व्यक्तित्व की सरलता एवं सहजता एक मिसाल है। सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि ने इन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व दिया है, जो इनके संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन का आधार बना हुआ है। इन्होंने अनेकों बार छात्र हित में आंदोलन किया। डॉक्टर यदुनाथ पांडे का हौसला समय के साथ साथ और भी प्रबल होता गया। छात्र सीनेटर, प्रदेशाध्यक्ष से लेकर संसद तक का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। यहाँ इनकी पहचान समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के आवाज के रूप में की गई। साथ ही आपको बताते चले कि लोभ और लालच देखकर जबरन धर्मांतर करने वाले हेतु जब पॉप जॉन वॉल द्वितीय रांची आए तो डॉक्टर यदुनाथ पांडे के विरोध के कारण उसे रांची एयरपोर्ट से ही वापस लौट जाना पड़ा। डॉक्टर यदुनाथ पांडे जी की गिरफ्तारी हुई और उसी दिन राम जन्मभूमि का ताला खुला। संयुक्त बिहार में रामनवमी का जुलूस कई जिलों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जैसे गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची। इन्होंने पुनः उसे शुरू करवाया। चुनाव नहीं लड़ने का निश्चय, किंतु जनमानस एवं संघ के अपेक्षाओं और प्यार के दबाव में उन्हें चुनाव भी लड़ना पड़ा। बताते चले कि प्रोफेसर यदुनाथ पांडे द्वारा लिखित आर्टिकल देश एवं विदेशों के भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। अब तक कुल 12 देशों में इनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। और भी क्या कुछ इनकी गाथाएं हैं, सुनते हैं सीधे तौर पर डॉक्टर यदुनाथ पांडे की जुबानी। नमस्कार, जोहार, मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड अब तक के बैनर तले बेखौफ संवाद लेकर आए हैं। और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उन्हें किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बीजेपी के खास बड़े नेताओं में अगर हम लोग नाम उनका लेना चाहे तो ले सकते हैं, या उपाधि अगर हम देना चाहे तो या डॉक्टर या प्रोफेसर बोल सकते हैं। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, हम लोग सीधे तौर पे उनसे जुड़ते हैं, यदुनाथ पांडे जी से। और अपने जीवन काल में उन्होंने कई चीज़ों को हासिल की है। 13 साल का जो हनुमान जी का जो झंडा निकलता था, उसे बंद कर दिया गया था, उन्होंने उसे फिर से जागृत किया और निकालने का काम किया झारखंड में। और सीधे तौर पे हम लोग बातचीत करते हैं, सीधे तौर पे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो झारखंड अब तक में आपका स्वागत। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपको मैं क्या बोल के पुकारूँ, मतलब प्रोफेसर बोलूँ या डॉक्टर बोलूँ? आप तो यदुनाथ भी बोल सकते हैं। ये तो अलंकार है। हैं तो हम यदुनाथ, लेकिन जब आदमी पढ़ाई करता है तो अलंकार से विभूषित होता है आदमी। तो ये हमारी डिग्रियां हैं। जब पीएचडी के बाद डॉक्टर कहलाते हैं, हाँ, उसके बाद फिर कभी लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर। तो ये तो उपाधियां हैं जो एजुकेशन में आता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, आपने काफ़ी कुछ उपाधियाँ हासिल की है। आपने छोटी उम्र से ही, आपने 10 साल की उम्र से ही जो है आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। काफ़ी कुछ आपने समाज के लिए किया और फिर आपने बीजेपी ज्वाइन किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी आप? देखिए, मैं 10 वर्ष का जब था तो आज का जो जयपाल सिंह स्टेडियम है, और पहले वो अब्दुल बारी पार्क से नाम के जाना जाता था, वहाँ मंदिर शाखा हुआ करते थे। तो हम मंदिर शाखा के प्रातःकालीन शाखा के स्वयंसेवक रहे हैं। तो उसी से मैं संघ से जुड़े और फिर संघ के शाखाओं में जाना, फिर ओटीसी करना। फिर उसके बाद संघ ने जो दायित्व दिया, संघ ने कहा विश्व हिंदू परिषद में काम करने के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद में काम किए। फिर संघ ने कहा कि नहीं, अब आपका राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा है, तो फिर आपका बजट दल के नाते आपकी नियुक्ति होगी। तो जहाँ जहाँ संघ ने कहा, जो हमारे मातृ संगठन है, उसमें हम काम करते रह गए। 79 में संघ ने कहा कि आपको निर्दलीय छात्र सीनेटर का चुनाव लड़ना है। उस समय एक यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा हुआ करता, धनबाद वगैरह, पलामू वालों सब उसी में आता था। मैं राजनीति से दूर था।
हम के छात्र राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन संघ का आदेश था तो मैं 79 में लड़ा भी और जीता भी। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं, इसी कारण से एक परिचय संपूर्ण झारखंड में, बिहार में हुआ करता था। 73 में मैं वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रहा। तो नौकरियां मेरी टाटा का भी हुई, बोकारो का भी, लेकिन नौकरी मैंने की नहीं, समाज सेवा में लगे रहे। 80 में मैं MSc किया और हमारी जॉब भी हो गई। LLB मैंने भी किया, क्योंकि जब लेक्चरशिप में ज्वाइन कर लिया तो फिर मैंने लॉ का लाइसेंस फिर नहीं लिया। मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करते करते मेरे मन में एक लगता था, भारत की संस्कृति और सभ्यता जो ग्रहण लग गया था, उसको कैसे फिर ग्रहण को हटाया जाए। 1973 में डोंडा जो रांची का है, वहाँ झंडा बंद हो गया था। तो 86 में मेरे ऊपर जो दायित्व आया, और पहला बजरंग दल दायित्व मेरे ऊपर अखिल भारतीय स्तर पर आया था। मुझे बजरंग दल का बनाया गया था संयोजक बिहार का। तो पहले मेरी नियुक्ति हुई थी 1983 के अंत में। अब बजरंग दल में मैं काम करता रह गया। तो डोंडा का रांची का जुलूस निकला, वो भी एक सप्ताह के बाद निकला। आज के वित्त मंत्री रामेश्वर राव जी उस समय SP हुआ करते थे, और मदन मोहन झा वहाँ DC हुआ करते थे। मेरे मन में है कि रास्ता सबके लिए है। अगर कोई रास्ता 365 दिन हर कोई उससे गुजरता है, शादी ब्याह का बारात गुजरता है, लेकिन रामनवमी के टाइम क्यों बंद हो जाता है? कुछ कारण से घटना घटी थी। तो मेरा मानना कि जिस रास्ते पर दुर्घटना घटती है, क्या उस पर गाड़ी चलना बंद हो जाती है? अंततः एक सप्ताह के संघर्ष के बाद हमारे लोग जेल भी चले गए। फिर उस समय DJP थे शशि भूषण सहाय, 86 की बात मैं बता रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी थे KK श्रीवास्तव, और यहाँ IG के प्रकाश हुआ करते थे, रीजनल IG का क्षेत्र हुआ करता था। फिर वो पटना से आए, हमारे साथ सेल के गेस्ट हाउस में समझौता हुआ, तय हुआ कर निकलेगा। उस समय कमिश्नर हुआ करती थी श्रीमती राधा सिंह। समझौता हुआ, 13 वर्ष से बंद जुलूस निकला। 86 की ये घटना है जब पोप द्वितीय, जॉन पॉल द्वितीय 86 में यहां आए थे। मैंने आ रहे थे, हमने उनका विरोध किया कि कोई भी व्यक्ति आए या तो धर्म सभा संबोधित करे तो उसको राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान नहीं मिलना चाहिए। पोप जॉन पॉल द्वितीय को राष्ट्राध्यक्ष का भी सम्मान था, धार्मिक सभा करने की अनुमति उसको मिल गई थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ के वनवासियों को, जनजातियों को, आदिवासी बहनों को धन परिवर्तन कराने नहीं दूंगा। वो आ रहे थे, ऐसी योजना बनी, ऐसी नीति बनी, बहुत विस्तार है उसका आंदोलन का स्वरूप। 1 फरवरी 1986 का दिन है, और पोप जॉन पॉल द्वितीय को आंदोलन के कारण उनको एयरपोर्ट से ही वापस चल जाना पड़ा था। रांची में इन नहीं किए, लंबा इतिहास है उसका। 1 फरवरी की हमारी गिरफ्तारी हो गई, हम रांची जेल में चले गए। जब रांची जेल में चले गए तो उस समय UP सिंह जेल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। 2 फरवरी के सुबह सुबह एक टुकड़ी मिठाई लेकर आए जेल के मेरे कमरे में। उन्होंने कहा कि आप पहले जेल क्यों नहीं आए? हम ये क्या बात है, पहले क्यों जेल आते हम? और तो आप कल जेल आए हैं और कल ही राम जन्मभूमि का ताला खुला। ये खुशी जाहिर था राम जन्मभूमि के विषय में, एक अफसर होने के नाते भी आज भी वो याद है। 74 आंदोलन से जुड़े रहे। अब आप जेल कितनी बार गए? अब याद तो नहीं, लेकिन 8-9 बार तो गए ही होंगे, 9 बार। अच्छा, 5 बरस मतलब ऊपर मेरा जेल। तिहाड़ जेल भी हो आया? तिहाड़ जेल भी हुआ है। भागलपुर में 2 जेल है, एक सेंट्रल जेल है, एक 3rd सेक्टर है।
और थर्ड सेक्टर बहुत खतरनाक जेल माना जाता है। ऐसा सुनने में आता है कि तिहाड़ जेल भेज देंगे, तो मतलब पहले ही हम लोग भी जैसे छोटे से ही सुनते आए हैं तिहाड़ जेल भेज देंगे इस तरह का, कभी तो बड़ा अजीब सा लगता है। तिहाड़ जेल में ऐसा है क्या? देख, तिहाड़ जेल चूँकि दिल्ली का है, केंद्र का जेल है, इसलिए जितने भयानक लोग रहते हैं, खतरनाक लोग रहते हैं वहाँ आप भी वहाँ हो आए, आपने क्या किया ऐसा? नहीं, मैं तो समाज का आंदोलन करता था। और जब मैं यहाँ आंदोलन कर रहा था तो मैं हजारीबाग से हमारी गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तारी हो गई तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो मुझे जाना था दिल्ली, स्पीकर का नोटिस आ गया। तो यहाँ के प्रशासन ने मुझे फ़्लाइट से दिल्ली भेजा। तो डायरेक्ट तो मुझे अपने घर पर नहीं भेजते लोग, मुझे सीधा तिहाड़ जेल ले गए। और दूसरे दिन फिर मैं गिरफ्तार की अवस्था में फिर वहाँ के हमारे, जब मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करता था, कम से कम 5000 लोग गाड़ियों में लेकर तिहाड़ जेल पहुँचे और फिर हमारे साथ साथ चलते गए। गिरफ्तारी होते 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 फिर मैं जब संसद भवन पहुँचा तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। फिर माननीय अटल जी ने, माननीय कड़िया मुंडा जी, अभी जो हमारे डिप्टी स्पीकर रहे, खूंटी से सांसद रहे, उनको भेजा कि जाकर महाबली को बुला के ले आइए आप। अच्छा। पार्लियामेंट में आना है, बाहर आंदोलन नहीं करना है। मैं पार्लियामेंट में गया और अटल जी ने बात को रखा, राजमाता सिंधिया ने बात को रखा। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में हम इनको रिहा करेंगे। हम पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ था, तो मात्र 24 घंटे में मैं हाउस अरेस्ट हुआ। उस समय आपको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर किस लिए? इसलिए कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। देश के लिए, धर्म के लिए, धर्मो रक्षित रक्षित, है ना। ऐसा एक जिसको कहते हैं कि एक वाक्य है, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उन्होंने आधा अधूरा ही वाक्य बताया था। दूसरा वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। यानी धर्म, यानी राष्ट्र के लिए जो हमारे सिपाही हैं, जो जवान है, तो बॉर्डर पर तो लड़ते ही हैं। आपने जन आंदोलन भी काफ़ी किया है, जैसे जयप्रकाश नारायण के साथ। जी, जयप्रकाश नारायण के साथ मैं 74 आंदोलन में सक्रिय रहा। और यहाँ रांची विश्वविद्यालय में टीटी रूम हुआ करता है। अभी जो मेन गेट है, अभी इधर से देखते हैं आप, बगल में टीटी रूम हुआ करता था। वहाँ मैंने जयप्रकाश जी के साथ एक बैठक कराई थी मैंने। आज वो भी दिन याद है, जब हम लोग आंदोलन करते थे तो पुलिस हम पर लाठी बरसाती थी, तो उस समय छात्रों के हाथ में ईंट पत्थर आते थे। तो जयप्रकाश जी ने कहा था कि भाई आप मार खाओ, लेकिन पुलिस पर पत्थर मत चलाओ। हम के देश आज़ाद है, कोई एक गाल पर मारेगा तो दूसरा गाल हम थोड़े बढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जयप्रकाश जी तो कि समाजवादी रहे, और मैं थोड़ा सा एक उम्र था तो बताते थे कि बच्चे उस तरह से नहीं करें, कहीं कुछ घटना नहीं घट जाए। एक और ही बात याद है मुझे उस समय की, यहाँ वुमेंस कॉलेज के आगे यदु गोपाल मुखर्जी फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, और जयप्रकाश जी को उनसे मुलाकात करने जाना था। हम लोग सब वहाँ गए, तो चल फिरने में असमर्थ थे जब यदु गोपाल मुखर्जी जी, तो उनको ऊपर ले जाना था। तो हम लोग 4-5 टाइम सो कैसे ले जाएं, कुर्सी पर बैठ के। जयप्रकाश जी भी चल नहीं सकते थे ज़्यादा, सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते थे, ना ऊपर से उतर सकते, बेड रेस्ट पर थे। तो मैं कुर्सी उठाकर उनको ले गया, जो वेट लिफ्टिंग करता था, तो भी आश्चर्य भी किए। और बाद में मेरा हमेशा नाम याद रखने लगे कि वो हमको कुर्सी से उठा के ले गए। वेट लिफ्टिंग आप मतलब राजनीति में आने से पहले किए या फिर बाद में? नहीं, राजनीति में 89 में है, समाज क्षेत्र में काम करता था। मैं 73 में चैंपियन हुआ। उसको लगातार यूनिवर्सिटी में जब तक रहा, मैंने अपने वेट में चैंपियन रहा। मैं या लाइट वेट में रहता था या मिडिल वेट में रहा। झारखंड स्टेट में भी आप मतलब इसमें रह चुके? हाँ, झारखंड स्टेट में भी चैंपियन रहा मैं। ईस्ट जोन में मेरा पोजीशन है। बाद में फिर मैं पावर लिफ्टिंग में आ गया।
पावर लिफ्टिंग में बिहार में चैंपियन रहा और नेशनल मेरा 12वां पोजीशन है नेशनल में पावर लिफ्टिंग में। बाद में हम ऑफिशियल बन गए, नेशनल प्रेसिडेंट बने पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के, और उसके बाद वर्ल्ड के वाइस प्रेसिडेंट बने और 2 बड़े बड़े काम किए। एक तो वर्ल्ड वोमेन चैंपियनशिप मैंने श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम दिल्ली में कराया और एशियन गेम में जमशेदपुर एक्सलराई में कराया है, और लगभग 10-12 वर्षों में योगा एसोसिएशन के बिहार में अध्यक्ष रहा। तो माननीय अटल जी ने एक बार हमसे कहा कि पंडित जी वेट लिफ्ट छोड़ो और पार्टी को लिफ्ट करो। अच्छा। तो फिर मैं ऑफिशियल से फिर रिजाइन दिया मैं, फिर अटल जी का आदेश कैसे टाल सकते थे, फिर उसमें लगे रह गए। काफ़ी करीबी रहे आप अटल जी के। अटल जी के साथ बरसों काम किए हैं, माननीय अटल जी, माननीय आडवाणी जी, माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से के साथ, दोनों के साथ बहुत संघर्ष भी किए। जैसे माननीय आडवाणी जी को अगर हम लेते हैं तो सोमनाथ से लेकर सरयू तक की यात्रा के हम साक्षी रहे हैं। जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लाया तो समाज में वर्ग संघर्ष हो गया, छात्र एक दूसरे के दुश्मन हो गए, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो लगा कि इस मंडल कमीशन को हिंदुत्व के नाम से इसको जोड़ना चाहिए, और राम ही है जो वर्ग संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि राम ने केवट को गले लगाया, अहिल्या का उद्धार किया, सबरी का जूठा वैर खाया और रावण का संहार किया, यानी दुष्ट राजा का संहार किया। तो केवट तो ओबीसी अगर तथाकथित मानिए, और हनुमान मान के चलिए कि वनवासी आदिवासी, और अगर इनको मानते हम तो हरिजन विलनी थी, तो हरिजन गिरिजन वनवासी शहरवासी नगरवासी ग्रामवासी सबके प्रिय श्री राम। तो 25 सितंबर 1990 को माननीय आडवाणी जी सोमनाथ से निकले और समाज को जोड़ने का वर्ग संघर्ष समाप्त करने का लिया कि सर्वे हिंदू सोधरा न हिंदू पतित भवा। इस कारण से लेके, और मैं भी उस रथ पर था, मैं प्रमोद महाजन, माननीय कैलाशपति मिश्र जी, और संपूर्ण बिहार में पूरे देश घूमते हुए संपूर्ण बिहार में आए तो हमारी समस्तीपुर में हमारी गिरफ्तारी हो गई। माननीय आडवाणी जी मैसान जोड़ चले गए और हम मुजफ्फरपुर जेल चले गए। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें है रांची जेल आप 3 बार गए, हजारीबाग जेल 3 बार गए, पटना जेल 2 बार गए, और भागलपुर 3rd सेक्टर जेल 1 बार गए, मुजफ्फरपुर में 1 बार गए, तिहाड़ जेल 1 बार गए, अलीगढ़ के कलुआ स्थित कैंप जेल 1 बार गए आप। तो इतने सारे जेल में आप मतलब कंटिन्यू जो जाते रहे, तो आपका तो मतलब एक तरह से देखा जाए कि आपके संघर्ष भरे जीवन में ये भी एक पहलू रहा। तो कैसा लग रहा था उस समय जब आपको इस तरह का जेल यात्रा करना पड़ रहा था? तो देखिए, चूँकि कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था तो प्रेरणा स्रोत रहे, और जेल में कम से कम अध्ययन करने का मौका मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा तिहाड़ जेल से ज़्यादा हमको भागलपुर 3rd सेक्टर लगा। 3rd सेक्टर के मैं सेल में बंद था और एक साथ 12 सेल थे, 12 सेल में सिंगल 12। इतने डेंजर। और कोई सुबह हम लोग को वो 5 बजे खोल दिया जाता था और 6 बजे फिर आप नित्य क्रिया करने के बाद फिर बंद कर दिया जाता था। फिर 9 बजे खोला जाता था, फिर चना गुड़ दिया जाता था, फिर आधा घंटा बाद फिर बंद कर दिया जाता था। फिर 12 बजे भोजन दिया जाता था, 1 बजे फिर बंद कर दिया जाता था। आपसे कोई भेंट नहीं कर सकता था, आपसे कोई मिल नहीं सकता था, आप किसी को देख भी नहीं सकते हो, और कैदी थे। उसी समय सिमरजीत सिंह मान जो खालिस्तान वाले लोग 3rd सेक्टर भागलपुर में ही थे। मैं वहाँ 11 महीना जेल में रहा। 11 महीने और एक रूम में। वो गर्मी का दिन तो आप सिर्फ 15 अगस्त को और 26 जनवरी को ही झंडा फहराने के समय, क्योंकि इसलिए हमको बुलाया जाता है कि झंडा कोई बांधने नहीं जानता था, तिरंगा झंडा फहराने। उसमें कोई बांधने नहीं जान रहा था, बुलाया कि प्रोफेसर साहब हैं वही बांधेंगे। अच्छा।
दिक्कत हो रहा था। ये भी अक्सर याद है। और थर्ड सेक्टर में घुसते वहाँ पिटाई हो जाती थी। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसको पता चले कि थर्ड सेक्टर है। अच्छा। लेकिन लोग जाना कि प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर को फिर एक मन में सबका श्रद्धा था। 3 दिनों तक मुझे जो वस्त्र में गया नहाने के लिए, न साबुन न कपड़ा था मेरे पास। मैं 3 दिन तक अनशन रहा, निर्जला, कि मुझे वस्त्र दो, साबुन दो, नहाए तो क्या पहने हम, जो एक ही वस्त्र था जो गिरफ्तार में हो गए हैं। तो 3 दिन के बाद सब लोगों ने कहा कि नहीं जल पीजिए। हम कि नहीं, जल भी नहीं पिएंगे। बोले नहीं, अनशन में नींबू पानी चलता। हम कि ना, निर्जला मतलब निर्जला। हम नवरात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, हम शुद्ध वैष्णव व्यक्ति हैं। 3 दिन के बाद फिर प्रशासन आया, लोग, फिर हमको लुंगी, जिसको बोलते हैं धोती और साबुन उपलब्ध कराया गया। 3 दिन अनशन करने के बाद मिला भागलपुर जेल में। तो पांडे जी, मैं पूछना चाहूँगी कि आज जो राजनीति चल रही है, और जब आप चूँकि अध्यक्ष भी रह चुके बीजेपी के, काफ़ी सांसद भी रह चुके, विधायक भी रह चुके, और काफ़ी गणमान्य पदों पे आप रह चुके हैं। आपने जो उस समय अपने जीवन शैली में जो राजनीतिक पहल देखी और जो अभी चल रहा है, क्या डिफरेंस लगता है, क्या अलग लगता है, बड़ा अटपटा सा लगता है? देखिए, समय का प्रभाव रहता है। त्रेता में श्री राम हुए तो भाई भाई में त्याग था। राम को गद्दी नहीं, सौतेली माँ के कहने से वो वनवास चले गए। भरत को गद्दी मिले तो भरत को वो गद्दी नहीं चाहिए। युग का प्रभाव होता है, त्रेता युग का प्रभाव था। तो भाई भाई में त्याग था। द्वापर में श्री कृष्ण हुए तो भाई भाई में संघर्ष हुआ। 5 गांव भी नहीं मिल सका उसे। तो कलयुग है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा मातृ संगठन जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है, पहले देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति का स्थान आता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि जनसंघ जैसे दल को जब 1975 में जब संकट आया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगा दिया, तो वैसे दल को, तपाया दल को हमने जनता पार्टी में विलय किया, क्योंकि देश संकट था, देश से बड़ा तो नहीं था। उस समय बलराज मध्योक हुआ करते थे जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नहीं मिले। लेकिन फिर वो किनारे चल गए, मुख्यधारा से हट गए। फिर हमको लगा कि नहीं, जनता पार्टी में रहने के साथ बहुत से विवाद हुए। संघ में कोई तो सदस्यता होती नहीं, जो शाखा में गया संघ का संसद हो गया सब। उसके बाद फिर हम अलग हटकर 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, 6 अप्रैल को हुआ। तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ देश है, दल है, उसके बाद व्यक्ति का स्थान रहता है। और आप देखिए, इसी कारण से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण भारत मान सम्मान स्वाभिमान के साथ विश्व के स्तर पर खड़ा है। आज जितना विकास हुआ है भारत का, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम देखें कि हम जब नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचे थे अपने जीवन में 370 धारा हटेगा। हटा। राम जन्म का आंदोलन हो रहा था, हम कहते थे कि जहां राम का जन्म हुआ मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे विपक्षी कहते हैं तारीख कब बताएंगे। तो उस समय भी सोचते थे कि चलो संघर्ष कर रहे हैं, 528 वर्षों का संघर्ष है, एक गिलहरी की तरह हमारा भी योगदान है। लेकिन यही सोचे थे कि अपने जीवन में रामलला का मंदिर बनते देखेंगे। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, उत्तराखंड का हुआ, जो भारत के जो सनातन का जो केंद्र है। देखिए, धर्म एक सनातन है जो चिर पुरातन और नित्य नूतन है, और सब पंथ है। तो आज हमको ऐसा लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होने जा रहा, ऐसा लगता है। अब जब मुझे याद है उस समय जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और मोदी जी रथ के प्रभारी हुए और कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा प्रारंभ हुई। उस समय बिहार का केसरिया वाहिनी का
प्रमुख रहा, और प्रमुख के नाते मुझे भी उस मंच पर जम्मू कश्मीर में जाना पड़ा। और उस समय अटल जी ने कहा, जब श्यामा मुखर्जी ने अटल जी को कश्मीर नहीं जाने दिया था, उनकी हत्या हो गई थी, उस समय भी जोशी जी कहे कोई नहीं जाएंगे, ना अटल जी जाएंगे, ना अडवाणी जी जाएंगे, ना राजमाता जाएंगे। हम लोग चूँकि प्रमुख जो बिहार के प्रमुख थे, जो हर प्रांत के, हमको लोग जाना था। मुझे उस दिन भी याद है, माननीय मोदी जी, माननीय जोशी जी, क्योंकि प्रमुख के नाते मैं भी गया था। और उस समय की कांग्रेस की सरकार ने आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा किसके अगर हिम्मत है तो लाल चौक पर झंडा फहरा कर दिखाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली जोशी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ गए, मैं भी था। और लाल चौक पर तिरंगा झंडा उन आतंकवादियों के सीने पर गाड़कर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कहते हैं सो करते हैं, ये उद्देश्य। और जैसे हम लोग गए, रॉकेट लॉन्चर गिरता है, एयरपोर्ट पर गोलियां चलती है, वो था। लेकिन आज देखिए, रामनवमी मन रहा है, जन्माष्टमी मन रहा है, लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है शान से। देश की परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। लेकिन अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो मोदी जी ने जब जीएसटी लाया और काफ़ी कुछ लाया, लोगों को कहा कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे, तो जीएसटी लाना और 15 लाख अकाउंट में जाना, इन दोनों में से जो गरीब सबसे ज़्यादा मार खा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, 15 लाख मतलब कि विदेशों में जो पैसे पड़े हैं, उस पैसा अगर आ जाए तो पर व्यक्ति के हिसाब से 15 लाख रुपया, ठीक है ना, व्यक्ति पर पड़ेगा। इतना पैसा बाहर है। उन्होंने तो कहा था कि जाएगा, आपको मिलेगा। देखिए, एक बताइए, आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपया का जो आयुष्मान भारत का है, तो लोगों के अकाउंट में से ही जा रहा है ना इलाज के लिए। अभी लगभग 2.5-3 वर्षों से जो फ्री अनाज मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, पहले बताइए। और एक बात बताइए, अभी जो ईडी ने छापा संपूर्ण देश में मारा है लोग, तो पहले की सरकार में का इतना पैसा कभी रिकवरी हुआ? आज बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिनका वार्षिक बजट से ज़्यादा आज रिकवरी हुआ पैसा, कैश, उसके बाद अचल संपत्ति और ये संपत्ति उसको छोड़ दीजिए, आप सोच लीजिए। तो आज इस देश का गृह मंत्री रहा व्यक्ति, वित्त मंत्री रहा व्यक्ति भी जेल गया कि नहीं? इस देश का मंत्री जेल गया कि नहीं? हमारे कहने का मतलब कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर कोई भ्रष्ट है तो उस जेल जाना ही चाहिए। लेकिन इसमें जो ईडी की जो छापेमारी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ हो रही है झारखंड में, अगर देखा जाए तो बीजेपी के अलावा बाकी दूसरे संगठन में हो रही है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद इस तरह का किसी के घर पे, किसी के दफ्तर में ईडी का छापा पड़ा हो। ऐसा है, जो भ्रष्ट है उन पर ही छापा पड़ेगा। इस देश में जो चिदम्बरम जी गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उन पर भी छापा पड़ा। अगर कोई ऐसा होता, कानून समान रूप से सबका करेगा, उसको दल से कोई मतलब तो है नहीं, उसको दल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष का जो है आरोप प्रत्यारोप जो है कंटिन्यू लगा हुआ है। कल भी हेमंत सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो केंद्र सरकार की जो रणनीति चल रही है, बीजेपी के अलावा जो अलग देशों में, अलग क्षेत्रों में जो पार्टियां हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, बाकी लोगों पे नहीं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। अगर आप दोषी नहीं है तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ईडी आपको क्या बिगाड़ सकता है? अगर दोषी है तो बिगाड़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो, हम हो चाहे कोई हो। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पहले होता था कि बच्चों में, युवाओं में एक उमंग रहता था कि हम नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो प्राइवेट होती जा रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका आर्मी से रिलेटेड हो। तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, नौकरियां तो निकल रही हैं केंद्र सरकार, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नहीं, क्या है ना कि अगर किसी चीज़ को सुधारा जाए, देखिए सरकारी व्यवस्था जिस ढंग से चल रही है, सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन कोई ऐसा बात तो नहीं है। एक बात बताइए, एयर इंडिया घाटे में चल रही थी ना, 68 वर्ष के बाद हमको लगता है शायद फिर हमने टाटा को दिया है।
अब उसका देख लीजिए कैसे सुधरता है। कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज किया और 70 साल में एक बार भी जो इस तरह का देखने को नहीं मिला जिससे, या हम रेलवे की बात करें तो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया गया है, या बहुत सारी चीज़ें, स्कूलों की भी बातें चल रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, सरकारी स्कूल भी हैं, हम लोग तो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, हमारा नरेंद्र भाई, अटल बिहारी वाजपेयी सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन सेक्टर में, एजुकेशन सिस्टम अगर में कोई प्राइवेट काम करता है तो अच्छी बात है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना। अब देखिए, 70 वर्षों के मात्र 3 ही मेडिकल कॉलेज झारखंड हुआ करते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में झारखंड में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज सरकारी खुले, एम्स खुला। और हमारी अटल बिहारी सरकार थी, अटल वाजपेयी की सरकार, तो RIT को NIT किया गया, मेडिकल कॉलेज को रिम्स किया गया। सर्व शिक्षा अभियान हमारी देन है जिसको कोई बंद भी नहीं कर सकता है। तो हम जो एजुकेशन बैकबोन है उसको हम लोग सुधारना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को पुनः वापस लाना चाहते हैं हम लोग। और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए लोग फिर ज्ञान लेना है तो भारत ही लोगों को आना होगा, भले विज्ञान पढ़ने के लिए जाना हम लोग जाते हैं। तो हमारे जितने ग्रंथ है सब पर ही रिसर्च कर कर आज विश्व आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे जो है आखिरी सवाल ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लास्ट चुनाव के बाद या उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में भी कहीं पर जीत हासिल नहीं की। अगर वही बात करते हैं हम यूपी की, तो यूपी में नाम बदल दिया जा रहा है सारी जगहों का, मतलब जितना भी देखा जाए तो अल्पसंख्यक जितने भी नाम हैं जगह के वो चेंज कर दिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि नाम बदलने से वहाँ पे जो चीज़ें, घटनाएँ घट रही हैं या फिर जो लोगों का विकास जो होना था वो हो पाएगा? देखिए, कोई भी सब समाज, कोई भी स्वतंत्र देश, कोई भी स्वाभिमानी देश अपने माथे पर कलंक का टीका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो उत्तर प्रदेश में जो नाम बदले हैं वो माँ भारती के माथे पर कलंक का टीका था। इसलिए अवध का नाम अवध होना चाहिए ना, अयोध्या का नाम अयोध्या, मतलब जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो। अयोध्या का मतलब ये होता, उसका नाम फैजाबाद था। इलाहाबाद, प्रयागराज उसका नाम था। तो पुनः अपने आप को याद करना कि तुम कौन हो, तुम किसके संतान हो। तो जब आदमी अपना अतीत को याद करता है उसको गौरव महसूस होना चाहिए, तब वो वर्तमान को साथ लेकर चले, उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो जो भी माँ भारती के माथे पर जो गुलामी के चिन्ह हैं उसे समाप्त तो होना चाहिए, संपूर्ण देश में होना चाहिए। यूपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको शायद याद नहीं है, कभी आप गूगल बाबा से पूछ सकती हैं। 67 में हमारे मेयर बने थे दिल्ली में, केदारनाथ साहनी, और वहाँ भी बहुत से मुगलों के निशानी थे, सड़क नाम था। बहुत सी सड़कों को हमने चेंज किया है, बहुत सी सड़कों को हमने चेंज किया है। इसलिए देश में कहीं भी कोई मकान हो, कोई महल हो, कोई गली हो, कोई सड़क हो, कोई स्टेशन हो, सबका नाम बदलना चाहिए। जो पुराना हो वही आना चाहिए। जो स्वतंत्र भारत में था, जब भारत विश्व गुरु के पास आसीन था, वह नाम आना चाहिए था, सांस्कृतिक नाम आना चाहिए था। और भी विपक्षों का कहना है कि भाई बीजेपी में तो केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जो सबसे ज़्यादा क्राइम किए हों, बस क्राइम करो और बीजेपी ज्वाइन कर लो, मतलब गंगा में नहाने के बराबर है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई क्राइम करता तो सजा तो कानून देता है ना। एक बात बताते हैं हम कि हमारे यहाँ प्रथा है, रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि बने हैं, याद रखिएगा। आप लोग क्या कहानी पढ़े होंगे बाबा खड़क सिंह का, है ना। तो हम तो चाहते हैं कि संपूर्ण समाज का हृदय परिवर्तन हो, धर्म परिवर्तन नहीं हो। सबसे ज़्यादा कारण क्या लगता है आपको धर्म परिवर्तन का? धर्म परिवर्तन का एक कारण है कि हमारे जो आदिवासी हैं, एक तो शिक्षा की कमी, और दूसरी बात सहज सरल। तो मेरा मानना है कि जब धर्म परिवर्तन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होता है तो राष्ट्र परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर मैं स्पष्ट बता दूं, ये झारखंड क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहनों का नाम दिन के हिसाब से होता है। अगर सोमवार को कोई जन्म लिया तो सोमरा, मंगर को मंगरा, बुध को बुधवा, है ना,
शुक्र को शुक्रा, शनि को शनिचरा। लेकिन एक छल प्रपंच ऐसा किया जाता है, सोमरा उरांव लिखा दिया स्कूल में नाम पहला क्लास में, जब मैट्रिक पास करके जब निकलता है तो सैमुअल हो जाता है, बुधवा विलियम हो जाता है। एक ऐसे षड्यंत्र के साथ, जैसे इनका चिकित्सालय और विद्यालय के माध्यम से एक स्लो पॉइजन की तरह से धर्म परिवर्तन चल रहा है। इसलिए हमारी सरकार थी तो हम अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे थे कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना अपराध दंडित होना चाहिए, और बहुत से केस हुए भी थे। तो हमारा जैसे हॉस्पिटल में कोई भर्ती है तो बोले कि माफ़ कर देंगे, तुम धर्म परिवर्तन कर लो। तो इस तरह से षड्यंत्र इस चिकित्सालय और विद्यालय के माध्यम से, जिस तरह से पूतना श्री कृष्ण को जहर पिलाने आई थी माँ का रूप धारण करके, ममतामयी माँ का रूप धारण करके, उसी तरह से मिशनरी भी संपूर्ण देश में विद्यालय और चिकित्सालय के माध्यम से, है ना, ममतामयी रूप का धारण करके ब्रदर सिस्टर बनकर ये जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार सतर्क है, और जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन, योग में जागरूकता आ रही है, हमको नाम बदला जा रहा है, ताकि ये तो इसमें तो हम कह के हम कहीं गए, हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम अपनी संस्कृति के आधार पर लोग हमारे फॉलोअर बने हैं। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद की बात, जब अमेरिका में जब 0 आवर उनको मिला था, जब उन्होंने भारत की संस्कृति का जब बखान किए, तो एक सुंदर महिला आई और बोली कि आप मुझसे शादी कीजिए। तो विवेकानंद ने कहा कि क्यों? तो हम चाहते हैं आप अगर हम मुझसे शादी करिएगा तो मेरे जैसा सुंदर, आपके जैसा विद्वान पुत्र प्राप्त होगा। तो विवेकानंद ने कहा कि माँ मुझे बेटा बना लो, गोद ले लो। ये हमारी संस्कृति है। और अभी देखा जा रहा है जस्ट इसका उल्टा। नहीं, उल्टा नहीं। जिस तरह की चीजें चल रही हैं झारखंड में, झारखंड के संपूर्ण देश में चल रहा है। देखिए, एक षड्यंत्र चल रहा है भारतीय संस्कृति को। आप देख लीजिए, कश्मीर में जो कहते 370 धारा हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। क्या है कि लोगों को उसको पहचान दिलाना है कि तुम कौन हो। हमेशा पढ़ा, कभी पढ़ा है, अभी ये बड़ा दिन चला ना, तो बड़ा दिन के लोग वो भूल गए थे कि 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह के 5 साहबजादों ने हिंदू धर्म के रक्षा के लिए सनातन धर्म के लक्ष्य में बलिदान दिया। एक तो युद्ध में मारा गया, 2 की हत्या कर दी गई, और 5 से 7 वर्ष के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। ये याद करने की दिन है देश में ना, देश में तो ये याद करने देने की। अब मान के चलिए, अब जैसे अभी आप बोलेंगे कि 1 जनवरी 9 वर्ष है। ये कैसे 9 वर्ष? ये हमारा वर्ष नहीं है। ये 9 वर्ष स्वीकार हमें नहीं है। ये कैसा 9 वर्ष? क्या नयापन है बताइए? ठंडा उसी तरह से है, वृक्षों पर पत्तियां में कोई परिवर्तन नहीं, न फूल है, न फल है, न मंजर है। लेकिन जब हमारा वर्ष प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को जब हमारा 9 वर्ष आता है, आप देखिए, न ठंडा न गर्मी, एक अलग सा मौसम होता है जिसको बोलते हैं प्लीजेंट वेदर आते हैं। धीरे धीरे जाएगी गुलामी की निशान। जैसे एक साथ तो बदल नहीं रहा है। जैसे मुगल सराय का नाम बदला, फैजाबाद का नाम बदला। आपको याद होगा 90 में मैं सांसद रहा, प्रश्न मैंने उठाया, कहीं होगा भी, गोल बाबा से पूछ लीजिएगा। और उस समय 90 से फिर 1 तारीख को सरकारी छुट्टी नहीं होती है। आपने ही दिया इस चीज को? नहीं, मैंने प्रश्न उठाया। देखिए, मैं तो निमित्त मात्र बनता हूँ। जिसे मैंने कहा ना कि 13 वर्ष से रामनवमी का झंडा यहाँ बंद था तो मैंने निकाला। 1 साल से बंद था हजारीबाग में तो उसको निकलवाया, और मांझी के कुटे में बंद था उसको निकलवाया। यह बरसा प्रेम नगर में, सिमडेगा, गुमला, जहाँ जहाँ, लोहरदगा, जहाँ जहाँ झंडा। अरे भाई, 365 दिन जा रहे हैं। रामनवमी के समय हनुमान जी से क्या भय भाई? तो जहाँ जब बंद तो निकालते थे। तो जब समाज जागेगा तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। और एक बात मैं बता दूं, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां कि उसके राष्ट्रीय समाज का सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है।
एक भारत ही ऐसा है जहां पर हम राष्ट्रीय समाज, हिंदू समाज को अपने अधिकार लड़ना पड़ता है। इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, याद है आपको? देश के लाल किले के प्राचीर से कहा था, इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। बताइए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह सकता है क्या? या सोच लीजिए आप, देश के प्रधान किसके दबाव में, किसके प्रयास से कहा गया? तो देश की मूल संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम है, मैकेले ने 1834 में अपने पिता को चिट्ठी लिखा था कि हो सकता है कि हम तो यहाँ परमानेंट रहेंगे नहीं, लेकिन जो मैं शिक्षा लागने जा रहा हूँ, हमारे लोग ही हमारी तरह शासन करेंगे। ये थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी किसका है? अंग्रेजों का देन है ना। पहले हमारे यहाँ तो सब पंचायत व्यवस्था में सभी समस्याओं का समाधान हो जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, आईपीसी, सब बताइए। तो हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर हुआ करते थे। अगर क्रिमिनल छूट जाता है और निर्दोष पकड़ा जाता है सबूत के अभाव में, तो इसी तरह से जो अंग्रेजों ने जो बनाया 1884 में जो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ए ह्यूम ने किया था ना। और ए ह्यूम के विषय में आपको नई जानकारी, उस क्रांतिकारियों को भय से लड़की का ड्रेस पहन के भागा था। वो कमिश्नर था उस समय, वो लड़की का ड्रेस पहन के भागा, इसलिए बाद में आया तब उसने कांग्रेस की स्थापना की। एक एक इतिहास देश का है। अब देश आज़ाद हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के तरह आज़ाद हुआ, तो उसको पुराने गौरव को हमको याद करना है। जिस तरह से समय बदला, जिस तरह से जनरेशन बदल रहा है, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड होती जा रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें जो चल रही है, जो आपने कहा कि थाना पुलिस जो अंग्रेज़ों का देन है, अभी का जो जनरेशन चल रहा है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं? नहीं, तो करना है ना। अभी तो देखिए, एक बार बताते हैं, मैंने पहले ही कहा कि जो अपने अतीत को याद नहीं रखता है, गौरवपूर्ण इतिहास याद नहीं रखता है, वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य उसका खराब रहता है। एक बात बताइए, आज सबसे अगर विश्व में सबसे दरिद्र भाषा है तो वो अंग्रेजी है। 1200 से ज़्यादा उसका शब्द नहीं है। सबसे समृद्ध अगर कोई भाषा है तो संस्कृत है। और सबसे ज़्यादा अगर मान कर चले 72,000, अगर 1200 है, 72,000 आपके देवनागरी का है। भारत की जितनी भाषाएं हैं उसके पास शब्दकोश है। अगर एक बताइए, हमारे यहाँ चाची का नाम है, फूफा का नाम है, बहनोई का नाम है, भाभी का नाम है, साली का नाम है, चाचा चाची सबका नाम है। यहाँ क्या है? एक ठो। तो कौन फूफा है, कौन मामी है, कौन सबका आंटी, सबको अंकल, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसके पास शब्द है क्या? अरे एक बात संस्कृत बताता, आज की बात आप कर रही हैं, तो जो कंप्यूटर है वो बोलता है सबसे अच्छा रिसीविंग जो है कंप्यूटर का वो संस्कृत है। क्योंकि देखिए संस्कृत है, रिदम पर है, यानी स्केल पर है। ये इसकी कोई भाषा है ही नहीं, तो इसको नहीं आना चाहिए। अतीत है तो हम नए अच्छी चीज़ों को स्वीकार करने वाले हैं। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं अब चुनाव की। चुनाव में बात करते हैं। अभी 1-2 महीने पहले ही जो है नगर निगम का चुनाव हुआ था, दिल्ली में भी हुआ है। तो दिल्ली में तो केंद्र सरकार है, तो फिर वहाँ से क्यों हार गई? क्या है ना, जिसको बोलते अति आत्मविश्वास। केंद्र में हम अच्छा काम किए, और जिसको बोलते हैं केजरीवाल जी का कुछ जुमला, वो भी ऐसा व्यक्ति को खड़ा किया गया। नहीं, ऐसा है कि हमारा 104 आया सीट। मैं तो था ना वहाँ, एक सप्ताह में था। 15 जगह गए, जिसमें 9 जगह जीते। 15 जगह तो मैं गया था सब। और हुआ क्या, देखिए टिकट तो 2 आदमी को मिलता है, 1 आदमी को मिलता है। तो हमारा जो सेकंड कैंडिडेट था, अरे एक ही आदमी को मिलेगा ना, कि तो उसको क्या है, केजरीवाल ने अपना पैसा दिया और उसको खड़ा कर दिया। इस कर से थोड़ी सी दिक्कत हुई। हमारे 170 के आसपास था पहले। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि केजरीवाल इतने दिन से कम 3-4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके, और नगर निकाय के चुनाव में भी जो है उनका कैंडिडेट जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ की पब्लिक जो वहाँ पे जो विकास का काम हो रहा है वो ज़्यादा सराहनीय हो रहा है? नहीं, अगर देखिए मैं तो देखा हूँ, लोगों ने मुझे दिखाया भी है, जो मोहल्ला क्लिनिक जब था बंद पड़े हैं।
स्कूल का जहाँ 200 शौचालय बन गया, कहीं एक ठो दिखा के फोटो में दिखा दिया गया। और पहले तो 270 के आसपास सीट हुआ करता, 250 किया गया, परिसीमन करने के बाद सब किया गया। तो धीरे धीरे पोल खुलेगा। अब बताइए कि लोकसभा में एक भी 7 सीट तो हमारे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके जैसे शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, लोभ में फंस गए। तो लोभ में फंस गए हैं, आने वाले समय में फंसना नहीं है किसी को, वहाँ की जनता को। कोरोना काल में उन्होंने क्या किया, बस में भर के बॉर्डर पर छोड़ दिया। याद करिए आप, जो भी हमारे पूर्वांचल के लोग थे, जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, सारे लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के, सबको कितनी दिक्कतें हुई आप याद करिए सबको। अब मोदी जी ने याद करिए एयरपोर्ट से बने ऑक्सीजन किस तरह से जहाँ कम था वहाँ भेजा गया था। एक बार बताइए, 2 साल के कोरोना में सेकंड लहर तो बहुत खतरनाक था, किसी को कोई दिक्कत हुआ अनाज के लिए? पहले बताइए। हम तो 1967 का अकाल देखे हुए हैं, जब गेहूं नहीं मिलता था तो बाजरा लेने जाते, बाजरा का आटा तक खा रहे हैं हम लोग। 67 की लाते थे, बाजरा का आटा मिलता तो वो भी बहुत मुश्किल से मिलता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, एक समय का भोजन छोड़ना है। लेकिन आज इतने बड़े क्राइसिस में याद करिए कि अनाज की कमी हुई, किसी को कोई भूखे मरने दिया गया, फ्री अनाज दिया गया। आप सोच लीजिए आप। हाँ, चूंकि हम तैयार नहीं थे, लेकिन विश्व में जितना कैजुअलिटी हुई हिंदुस्तान में नहीं हुआ। लेकिन हम बहुत जल्दी, अब एक बताइए, प्लेग आया, हैजा आया, अनेक बीमारियां आई। क्या वैक्सीन को बनाने में बरसों लगे हमारे, 6 बरस, 7 बरस, 10 बरस, 11 महीने वैक्सीन तैयार हो गया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। बताइए, ये करिश्मा लोगों को याद नहीं है। अभी फिर से आने की आशंका जताई जा रही है, इसके लिए क्या तैयारियां है? अब देखिए, पहले तो तैयार था, अब तो हमारे पास किट भी है और हमारे सांसद लोग हर अपने अपने पार्लियामेंट में आपको प्लांट लगा चुके हैं ऑक्सीजन के लिए। ये सबसे बड़ी बोला, 25 लाख 50 लाख जैसा भी अपना प्लांट उस हिसाब सब जगह लग चुका है और अपना सारा कुछ बन चुका है। इसलिए अब इस बार डरने की बात नहीं है। और भारत की इम्यूनिटी तो ज़्यादा है, कैजुअलिटी कम हुआ है, लेकिन सावधानी जरूरी है। 2024 के चुनाव में कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? कोई कैंडिडेट का नाम? देखिए, मोदी जी, और मुझे मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। 400 से ऊपर। 400 से ऊपर। एक बार का और नारा था 56 से भी आगे। 56 से इस तरह का था कुछ, अब 400 हो गया। 400 ऊपर। 370 था, 370। ताकि 370 धारा हम हटा सके। ठीक है ना? ऐसे 272 में ही हमारी सरकार बन जाएगी। तो 400 का क्या विकल्प, मतलब किस चीज़ से बोल रहे हैं? फिर भाई, जिसको बोलते कोई है, आमने सामने कोई रहे नहीं। अभी विपक्ष तो सही भाई, ये तो है नहीं ना, विपक्ष का कोरम तो पूरा नहीं करते, लेकिन कोई तो है नहीं विपक्ष में। लेकिन सब मिलकर भी कहीं का ईंटा कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस तरह से विपक्ष है। विपक्ष को इतना कमजोर समझ रहे हैं आप? नहीं, कमजोर नहीं समझ रहे। देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हमारा मानना है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक सत्ता पक्ष अच्छा काम नहीं कर पाता है। आखिर टोकने वाला तो होना चाहिए ना। हम कितना कर रहे हैं? देखिए, हमें हमेशा देख लीजिए, अपने ताकत को आजमाने के लिए कोई तो व्यक्ति है जो हमको बताने वाला हो। तो इसलिए कहते हैं, निंदक नियर राखिए आवन कुटी छावाए। तो जो हमारा अगर सही अगर हमको सुझाव देते हैं तो मजबूत विपक्ष को होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। एक आखिरी सवाल मेरा है, जो भी चीज़ें, जो भी कुछ केंद्र सरकार से पारित होता है वो ज़मीनी स्तर पे पहुंचता तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो 10 रुपया अगर केंद्र सरकार ने पारित किया है तो आते 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 25 पैसा मात्र पब्लिक को मिलता है। तो बीच की जो बिचौलिया जो इस चीज़ों को ले लेते हैं, खा जाते हैं, इसके लिए क्या रणनीति है आप लोग के पास? देखिए, ये बात अभी नहीं कह सकती हैं आप। ये बात राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं जब 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया पहुँचता है, 85 रुपया बीच में चला जाता है। लेकिन इसके रणनीति नहीं, हमने योजना बनाई है कि सब व्यक्ति को मैं आधार कार्ड से हमने जोड़ा है, पैन कार्ड से भी जोड़ा है। अब मान के चलिए, किसी स्कूल में हमको वेलफेयर से 5 लाख देते हैं,
बच्चे उसमें 500 है। अगर वो 5000 का बच्चा का अगर लिख देता तो पहले लोग मान लेते थे। अब आधार से जोड़ते हैं, पैन कार्ड से जोड़ते हैं और वोटर आईडी से भी जोड़ रहे हैं, तो पता चल जा रहा है। तो भ्रष्टाचार रुका। पहले हम लोग जब कन्यादान योजना में पैसा देते थे, चाहे आवास के लिए पैसा देते थे, चाहे किसी चीज़ के लिए, साइकिल, बच्चियों के साइकिल के लिए, ड्रेस के लिए, तो स्कूल मैनेजमेंट को देते थे। तो जैसा तैसा स्कूल साइकिल आ गया, कुछ आ गया। अब सीधे परिवार के खाते में जाता है। तो आधार कार्ड से जोड़कर, पैन कार्ड से जोड़कर जब हम इसको कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रुक गया। 100% पहुंच रहा है। 100%। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार 100% रुकने वाला है साहब? एकदम। जब आप मान के चले, जब पैसा जब उसके अकाउंट में आएगा तो फिर तो रुकेगा ना, फिर कहाँ से जाएगी, इधर उधर जाएगा नहीं। फिर ऐसी चीज़ें तो देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पे झारखंड में। नहीं, सब जगह है, सब जगह है। केंद्र की योजना हम जहाँ देखिए, आधार कार्ड किसी का नहीं जुड़ा है तो आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, सबसे पैन कार्ड से जोड़कर भ्रष्टाचार रुकने का और दूसरा उपाय क्या बताइए हमको। अगर आपके मन में कोई योजना तो आप बताइए, उसको भी मोदी जी मन की बात में बता देंगे। जो भी सुझाव होता है हम लोग देते हैं, तो मन की बात बोलते हैं कि फला यहाँ पर से इस तरह की बातें आई हैं सर। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कि अनगिनत उपलब्धियां पाने वाले यदुनाथ जी हमारे साथ अभी मौजूद थे, और इसी तरह हमारे जो अगले प्रोग्राम है उसमें भी वो उपस्थित रहेंगे, और आपकी जो भी बातें, जो भी कमेंट्स आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सके। और रही बात 2024 के इलेक्शन की, यानी कि चुनाव की, तो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, क्या रणनीति अपनाएगी, ये देखने वाली बात है। मैं अंशिका, झारखंड अब तक से, कैमरामैन सुदेश के साथ।